हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक का यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल। आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सेशन 1 एक्टिव लिसनिंग, सेशन 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेशन 3 राइटिंग सेंटेंस। बहुत ही छोटा टॉपिक है तो इजीली आपको एक ही वीडियो में ये यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल समझ में आ जाएगी। ऑलरेडी आपके क्लास 9 से लेकर क्लास 11 तक कम्युनिकेशन स्किल चल रही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक में। अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए इसके बारे में तो मैं आपको क्लास 9th का जो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो कम्युनिकेशन स्किल की बेसिक नॉलेज को। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है सेशन 1 एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन होता क्या? कम्युनिकेशन बेसिकली टू वे प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन और मैसेज को एक्सचेंज करते हैं इंडिविजुअल के बीच में। और उसको एक्सचेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या फिर सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर का हम यूज़ करते हैं। अगर आपको मैसेज या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है दूसरे इंडिविजुअल के साथ में तो आप कोई ना कोई तो मेथड यूज़ करोगे ना। तो जैसे लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, सिंबल यूज़ कर सकते हो, साइन, बिहेवियर यूज़ कर सकते हो। तो इसको और ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए आपको क्लास 9th की वीडियो देखनी होगी, उसको ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हेल्प टू अंडरस्टैंड अदर्स। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन के पार्ट है जो कि मदद करते दूसरे लोगों को समझने में। ठीक है ना, किसी भी कम्युनिकेशन को समझने में ये सारी चीज़ें मदद करते हैं। ओके, टू लर्न अ लैंग्वेज वन नीड टू डेवलप द की स्किल नेमली लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आपको कोई लैंग्वेज लर्न करनी है तो आपको ये सारी चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। 4 की स्किल है ये। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, चलिए। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प अ पर्सन कम्युनिकेट वेल विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अगर किसी पर्सन को एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उसकी मदद करते हैं, वो लैंग्वेज मदद करती है कम्युनिकेट करने में दूसरे लोगों के साथ। जैसे आपको हिंदी आती है, हिंदी के अलावा अगर आपको इंग्लिश आ गई तो बहुत सारे आप कंट्रीज़ में जाके अपने आप को मतलब ढाल सकते हो उनके बीच में, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ईजिली कम्युनिकेशन बन सकती है। तो वहीं यहाँ पे बता रखा है लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प वन कम्युनिकेट विद अदर पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश बिसाइड द लैंग्वेज द पर्सन हैज़ एक्सपोज सिंस बर्थ। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेट करने में बहुत मदद करती है लोगों की, उन लैंग्वेज के अतिरिक्त जो लैंग्वेज वो बाय बर्थ बोलते आ रहे हैं। जैसे हम बाय बर्थ हिंदी बोलते आ रहे हैं, अगर हमसे कोई फॉरेनर आके बात करेगा तो उसे इंग्लिश आती है, उसकी कंट्री में कोई सी भी लैंग्वेज बोल जा रही हो, लेकिन इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि हर कंट्रीज़ में बोली जाती है मोस्टली। ठीक है, तो अगर उससे मुझसे बात करनी होगी और हमें इंग्लिश आती है तो हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, कम्युनिकेशन स्किल आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल एंड कस्टमर। कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा ताकि हम इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सके लोगों के साथ में और कस्टमर के साथ में। द यूनिट ऑन कम्युनिकेशन स्किल एम्स टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड the importance of the various aspect communication and develop effective communication skill। कम्युनिकेशन स्किल का एम यही है कि ये आपकी मदद करता है अंडरस्टैंड करने में वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन के कई सारे एस्पेक्ट को, और डेवलप करता है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल इस तरह से काम करती है। ओके,
You should try to learn many language as possible as it will help you understand other culture. अगर आप बहुत सारी लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करोगे तो ये आपकी बहुत मदद करता है दूसरे कल्चर को समझने में. It will also equip you with knowledge and skill which are necessary to take advantage of the opportunity and 21st country offer. अगर ये नॉलेज जो कम्युनिकेशन स्किल आपके नॉलेज को भी बढ़ाता है, स्किल को भी बढ़ाता है, और ये एक तरह की एडवांटेज है, अपॉर्चुनिटी है कि 21st सेंचुरी में आपको ये ऑफ़र करती है कि आप अगर इतनी सारी लैंग्वेज जान जाते हो, नॉलेज लेते हो, तो आपकी इक्विप बढ़ती है, ठीक है, आपकी स्किल बढ़ती है. इफ़ यू नो मैनी लैंग्वेज यू विल एबल टू कन्वर्स विथ पीपल एंड रीड साइंस विथ वाइल ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस. अगर आप बहुत सारी लैंग्वेज जानते हो और ट्रैवल करते हो तो आप दूसरे लोगों की बातचीत कर सकते हो और उनके साइन को समझ सकते हो. ओके. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सेंडर हु एनकोड एंड सेंड मैसेज थ्रू अ चैनल. कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो सेंडर होता है, एक सेंडर होता है, वो एनकोड करता है, मतलब कि मैसेज को देता है, ठीक है, एनकोड करता है, मैसेज ट्रांसफ़र करता है, और वो सेंड होता है मैसेज एक चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है. अलग अलग कई सारे कोई से भी चैनल यूज़ कर सकता है, ओरल भी, रिटर्न भी, कैसा भी चैनल. आपने पढ़ा होगा, आप है ना 9th की वीडियो में भी पढ़ सकते हो, 9th की वीडियो में देख सकते हो, उसमें चैनल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है. फिर उसके बाद फीडबैक भी ज़रूरी है. जब आप बात करते हो तो फीडबैक लेना ज़रूरी है. फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन एज इट हेल्प नोइंग वेदर द रिसीवर हैज़ अंडरस्टैंड द मैसेज और नॉट. अगर आप पब्लिक के सामने स्पीकिंग कर रहे हो, बोल रहे हो, कोई भी लेक्चर दे रहे हो, तो फीडबैक ज़रूरी है कि आप जो बोल रहे हो उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. तो फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसे एक्सेप्ट करना आपका ये ज़रूरी बन जाता है, ठीक है. तो वैसे जब हम बात करते तो उधर भी फीडबैक की ज़रूरत पड़ जाती है. ओके. यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा इमेज बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए. सेंडर है, वो एनकोड कर रहा है अपने मैसेज को, फिर चैनल का यूज़ करता है, कोई सा भी चैनल यूज़ कर सकता है, ओरल, रिटर्न, ठीक है. फिर वो मैसेज क्या होगा, डिकोड हो रहा है, ठीक है. एनकोड मतलब ये सेंड हो रहा है, एनकोड मतलब सेंड होना, और डिकोड मतलब रिसीव होना रिसीवर के पास में, ठीक है. ओके. अब इसके बाद ये दोनों आपस में फीडबैक ले सकते हैं, सेंडर भी ले सकता है, रिसीवर भी ले सकता है, ठीक है. देन अब आता है आपका सेशन 1 जो कि है एक्टिव लिसनिंग. इसको ध्यान से समझिए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्किल दैट कैन बी यूटिलाइज टू सेंड मैसेज दैट आर क्लियर, कंसिस एंड एक्यूरेट. जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व यूटिलाइज होता है, जो स्किल को यूटिलाइज किया जाता है पूरी तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ताकि जो मैसेज है वो पहुंच सके क्लियर वे में, कॉन्शियस और एक्यूरेट, सही तरीके से क्लियरली और एक्यूरेट वे में रिसीवर तक पहुंच सके, ठीक है. चलिए अब हम समझते हैं कि जो क्लियर होता है वो क्या है. अ क्लियर स्टेटमेंट इज़ वन विच कन्वे द एग्जैक्ट मैसेज. क्लियर स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें एग्जैक्ट मैसेज पहुंचता है, ठीक है, दूसरे पर्सन के पास में. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखिए, इसे आप लाउडली अपने मन में ज़रूर पढ़े. एक मैं एग्जांपल पढ़ के बताता हूँ. ही वेंट टू हिज मैनेजर एंड सेड प्लीज़ अलाउ मी टू रीच ऑफिस एट 11 AM ऑन ट्यूसडे. आप 11 AM ट्यूसडे को, यानी कि 11 जून 2019, ये ईयर बता रखा है, ओके. उस दिन उन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखी है डेंटिस्ट के पास. तो मैनेजर से एम्प्लॉय रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे 11 बजे ट्यूसडे को, जो कि 11 जून को पड़ती है, उस समय मुझे 11 बजे अलाउ करे क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास. तो क्लियरली ये मैसेज भेज रहा है, ओके. इसमें क्लियरली है, कुछ वो नहीं है कि जो हाइड हो रखा है कोई मैसेज, ओके. फिर आता कॉन्शियस स्टेटमेंट. क्या होती है कॉन्शियस स्टेटमेंट? इज़ appropriately brief or to a point, to the point.
जिसमें स्टेटमेंट क्या होता है ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई होती है। एक स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, द मैनेजर रिप्लाइड ऑल राइट यू मे कम लेट। ओके, तो इसमें क्या है, पूरा ब्रीफली उसमें पॉइंट आउट कर दिया, एक पॉइंट में उसने समझा दिया, बोल दिया ठीक है आप लेट आ सकते हो, जो ऊपर का आंसर दिया है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट द सेकेंड सेंटेंस इज देयर इज नो नीड टू टेल एम्प्लॉय अबाउट द कंसर्न। ओके, यहाँ पे हम सेकंड सेंटेंस भी देख लेते हैं। द मैनेजर रिप्लाइड, अब ये एक में तो क्लियरली आ गया, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, द मैनेजर रिप्लाइड ऑल राइट यू मे कम लेट बट इट इज़ अ मैटर टू ग्रेट कंसर्न दैट मोस्ट एम्प्लॉय कम लेट एंड यू आर ऑल्सो डेवलपिंग द सेम हैबिट। तो इसमें क्या कंफ्यूज कर दिया है, मैसेज क्लियर नहीं है कि वो लेट आए या ना आए। उसमें कहा कि ठीक है आप लेट आ सकते हो, लेकिन है ना आपकी वजह से क्या होगा कि सारे के सारे भी है ना इस आदत को ढाल लेंगे, वो भी लेट आने की हैबिट डाल लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस क्लियर है कि हाँ आप आ सकते हो लेट, लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में क्या है, अनक्लियर है। ओके, तो ये कॉन्शियस होता है, जिसमें स्टेटमेंट क्लियर होती है, ब्रीफ होती है, वो कॉन्शियस होती है। ओके, अब आता है एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या होती है, इसको भी ध्यान से देखिए। एक्यूरेट स्टेटमेंट इज वन दैट इज फैक्चुअल। इनकी आप डेफिनेशन जरूर याद रखना, एक्यूरेट, क्लियर, कॉन्शियस। ओके, जिसमें फैक्चुअल होता है, फैक्ट होता है, वेरीफाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस देखिए। शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट 50% ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैव बीन completed। इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है ऑफिस में कि 50% जो बुक्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, बाइंडिंग के लिए कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड देखिए, शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैव बीन कंप्लीट। मोस्ट ऑफ द बुक, इसमें कोई बता नहीं रखा कितनी बुक हुई है, तो वो क्या फैक्ट नहीं है, फैक्ट ऊपर वाले में फैक्चुअल है। ओके, तो पहला वाला सेंटेंस सही है। ठीक है, समझ में आया। देन हमारे पास लिसनिंग स्किल आता है। यहाँ पे लिसनिंग स्किल को देखिए। एवरी इफेक्टिव कन्वर्जेशन स्टार्ट विद लिसनिंग। जो भी इफेक्टिव कन्वर्जेशन होता है उसमें लिसनिंग जरूरी होती है। लिसनिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू अ पर्सन विद whom a conversation is taking place। जिससे भी आप बात कर रहे हो तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, उसकी बात सुननी पड़ेगी, तभी आप कन्वर्जेशन स्टार्ट हो सकती हैं। ओके, नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसमें बता रखा है कि लिसनिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। वी लिसन टू obtain इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेने के। वी लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू enjoy, वी लिसन टू लर्न, वी लिसन टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, वी लिसन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इतना है समझ में। अगर हम सही से सुनेंगे तो इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी हमें, हम सही से समझेंगे, इन्जॉय सही से कर सकते हैं, लर्न अच्छे से कर सकते हैं, और रिलेशनशिप भी हमारा अच्छे से बिल्ड हो सकता है, मेंटेन हो सकता है, और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो भी शॉर्ट आउट हो सकता है। ओके, विदाउट द एबिलिटी टू लिसन अटेंशनली मैसेज कैन बी इजली मिसअंडरस्टैंड। अगर सही से हमने कोई बात नहीं सुनी तो वो जो मैसेज हमारे पास पहुंच रहा है वो गलत वे में पहुंच सकता है। अब एक्टिव लिसनिंग कौन क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग इज एन आर्ट। एक्टिव लिसनिंग क्या एक आर्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंप्राइज बोथ अ ड्राइव टू कॉम्प्रीहेंड एज वेल एज ऑफर सपोर्ट एंड एम्पैथी टू द स्पीकर। ये एक आर्ट है जिसमें कंप्राइज होता है बोथ डिज़ायर टू कॉम्प्रीहेंड एज वेल एज, जिसमें कॉम्प्रीहेंड होता है साथ साथ ऑफर करता है सपोर्ट एंड एम्पैथी टू द स्पीकर। स्पीकर को सुनने की आपके पास एबिलिटी होती है अगर आप एक्टिव लिसनर हो। इट कैन इफेक्ट योर जॉब effectiveness, the quality of your relationship with others, and hence your overall well-being। ये एक्टिव लिसनिंग जो लिसनिंग है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करती है आपके रिलेशनशिप में, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, या दूसरों के साथ में, या फिर ओवरऑल किसी भी चीज़ में, हर जगह एक्टिव लिसनिंग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं जिन्हें आप ध्यान से देखिए। एक्टिव लिसनिंग में कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला है हमारा आई कांटेक्ट।
आई कांटेक्ट होना चाहिए। जब भी आप एक्टिव लिसनर हो तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जेस्चर, दिस इंडिकेट स्पीकर, ये स्पीकर को बता देता है कि आप जो बात सुन रहे हो वो आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमेशा अपने हैंड और फीट को अ, मतलब कि जब भी आप बात कर रहे हो, यहाँ पे देखिए जेस्चर में, दिस इंडिकेट टू द स्पीकर इफ़ यू आर लिसनिंग और नॉट, मतलब आप सही से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। कीप योर हैंड एंड फीट स्टिल, अपने हाथों को नॉर्मली रखें। ऐसे नहीं कि है ना कभी हाथ को हिला रहे हो, दूसरी तरह से कर रहे हो, हाथ को आगे पीछे कर रहे हो, ठीक है, या कान खुजलाने में लग रहे हो, या बालों को आप अपनी बालों पे फिंगर फेर रहे हो दूसरी तरह से, तो वो रॉन्ग इम्प्रेशन दिखाता है स्पीकर के सामने। ओके, तो उससे ये होता है कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे। जैसे कभी असेंबली होती है, कोई प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल आपको कुछ समझा रहा हो और आप कुछ दूसरी हरकतें कर रहे हो, ओके, फीट से या हाथ से, तो उससे पता चल जाता है किसी भी टीचर को, किसी भी प्रिंसिपल को, कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, जो भी डिस्ट्रैक्शन होती है जो जिससे आप डिस्टर्ब होते हो, फिजिकली हो या मेंटली हो, कैसी भी डिस्ट्रैक्शन हो उसे आपको आइडेंटिफाई करना और इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। जब भी आप मीटिंग होती है या फिर मीटिंग के दौरान आप जब सुनते हो उस समय भी हो सकता है डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन किस तरह से हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि रिड्यूसिंग द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फ़ोन और स्विचिंग इट ऑफ वाइल अटेंडिंग द मीटिंग और लिसनिंग टू समवन विल अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अगर आप किसी मीटिंग में हो या किसी को सुन रहे हो तो उस समय अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको या तो साइलेंट मोड में रखें या फिर उसको थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके रखें, ताकि जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। अगर मोबाइल का फुल वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, बार बार आपका ध्यान उधर ही जाएगा। गिविंग फीडबैक, हमेशा फीडबैक दे, ठीक है। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फीडबैक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बोथ, बट इन बोथ द केसेस our need to be polite so that the person to whom the feedback is being given is not hurt or offend। फीडबैक ज़रूरी है जब आप स्पीकर को देते हो, तो आप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बोथ केसेस में, मतलब कि, और जब आप ये दोनों दे रहे हो, नेगेटिव भी दे रहे हो, तो हमेशा पोलाइट वे में दें ताकि उसको हर्ट ना करे या ऑफर ना लगे, बुरा ना लगे, ओके। देन यहाँ पे स्टेज आते हैं एक्टिव लिसनिंग की, इसे इसे भी आप देखिए ध्यान से। रिसीविंग, इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग अटेंशनली, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिमेंबरिंग, रिमेंबर रखें, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको रिकॉल करें, रिट्राइव करें। इवेल्युएटिंग, इट इज़ अबाउट जजिंग द वैल्यू, क्वांटिटी, इंपॉर्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ द समथिंग और समवन। जैसे आपको कोई समझा रहा, कोई बात कर रहा है, उसको आप इवेल्युएटिंग करें कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग, हमेशा रिस्पॉन्ड करें, इट इज़ अबाउट सेइंग और डूइंग समथिंग टू रिस्पॉन्ड समथिंग दैट हैज़ बीन सेड और डन, ओके। हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपने अच्छे से सुना है, तो उसके लिए आपको रिमेंबर करना है एक्रोनिमिक्स रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एक वर्ड है, इसको हम, इसकी एक फुल फॉर्म है, ये एक्टिव लिसनिंग में इंश्योर करते कि आप मतलब कि एक एक्टिव लिसनर हो, ओके। तो इसको आपको फॉलो करना है। पहला है आर से, क्या है, रिमूव, किसका करना है, डिस्ट्रैक्शन को, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन दैट मे हैम्पर लिसनिंग, जब आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जब भी आप किसी की बात सुन रहे हो। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न की वॉल्यूम कम कर दीजिए उस समय, रेडियो को बंद कर दीजिए या फिर मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में लगा दीजिए जब भी आप किसी से बात करें। देन आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, स्पीकर की तरफ देखें। देन एज फॉर शो, शो दैट यू और लिसनिंग अटेंशली, बताएं स्पीकर को, जेस्चर से बताएं कि हाँ आप सही से उनकी बात सुन रहे हो। पी फोर पे अटेंशन एंड फोकस ऑन वाट स्पीकर इज सेइंग, पे अटेंशन पे करना है, जब भी आप किसी की बात सुन रहे हो तो सीरियस मूड में इस तरह से सुने, फोकस करें, क्या स्पीकर को पता चले कि हाँ आप उनकी बात सुन रहे हो, ठीक है। देन इसके बाद आता है ई से एम्फेसिस। एम्फेसिस में क्या होता है,
एम्फेसिस एंड फील द इमोशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की इमोशन और उसके फीलिंग को फील करें, मतलब कि जो इसके इमोशन है, एम्फेसिस है स्पीकर के, उसको आपको क्या करना है, महसूस करना है कि उसके भी इमोशन है। एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू शेयर समवन फीलिंग्स और एक्सपीरियंस बाय इमेजिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन सिचुएशन। ठीक है, आपको ये महसूस करना है कि अगर आप उसकी जगह पे होगे तो आपको कैसा महसूस होगा। ठीक है, उसके जैसे वो बात कर रहा है, कई बार वो अटक भी जाए बोलते बोलते, तो आपको समझना होगा, ये नहीं कि उस समय आपने शाउट करने लग गए, चिल्लाने लगे उसके ऊपर। ठीक है। C4 क्लैरिफाई डाउट, हमेशा क्वेश्चन पूछें स्पीकर से ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। देन T4 आता है ट्यून योर सेल्फ to the timing of the speaker, that is wait of the speaker to finish and then respond। पहले स्पीकर को फिनिश करने दें अपनी बात को, देन उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्ड करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओवरकमिंग बिहेवियर ऑफ द एक्टिव लिसनिंग, कौन कौन से वो बिहेवियर हैं जो उभर कर आते हैं, वो ओवरकम बैरियर्स, सॉरी रुकावट, किस तरह की रुकावटें जो आती है अगर आप एक्टिव लिसनर बनते हो, तो बहुत सारी है। जैसे कि बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, वैन प्री ऑक्यूपाइड यू मे नॉट बी लिसनिंग टू द पर्सन केयरफुली। जैसे आप पहले से किसी प्रॉब्लम में हो, तब आप उस समय आप स्पीकर की बात नहीं सुन पाओगे ढंग से। कोई शोर शराबा हो रहा है, उस कंडीशन में नॉइज़ एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तब नहीं सुन पाओगे। पास्ट एक्सपीरियंस और माइंडसेट ऑलरेडी आपने पहले से बना रखा है कि कोई टीचर आ रहा है तो आपने पहले से बना रखा है कि ये टीचर सही से नहीं समझाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप उनकी बात नहीं सुनोगे, चाहे वो कितना ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया है, आपको समझा रहा है, तो भी आप नहीं सुनोगे उनकी बात। ओके। पर्सनल फैक्टर, खुद का आपने एक पर्सनल फैक्टर बना रखा है, उस कंडीशन में भी आप स्पीकर की बात नहीं सुनोगे, उसे फिनिश नहीं करने दोगे। ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना है, अपने पर्सनल फैक्टर को साइड में रखना है, पर्सन को पूरी बात बोलने देना है, देन उसके बाद रिस्पॉन्ड करना है। ओके। तो ये तो हमारा सेशन 1 था। अब हम सेशन 2 करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। ऑलरेडी हम ये प्रीवियस क्लासेस में कर चुके, यानी कि 9th में कर चुके, 9th 10th में आपने करा होगा, 11th में भी करा होगा। वही चीज़ है, इंग्लिश की बुक में भी आपको पढ़ाया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है। इन एनी लैंग्वेज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ द वर्ड्स ऑन देयर फंक्शन विद इन अ सेंटेंस। किसी भी लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगराइज की जाती है वर्ड्स के बेस पर, ऑन देयर फंक्शन विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स के बेस पे कैटेगराइज की गई है। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज, ये किसी भी लैंग्वेज के एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। वैन वी स्पीक और राइट वी यूज सेंटेंसेज, जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। देयरफॉर सेंटेंस आर इंपॉर्टेंट, तो इसलिए सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अब सेंटेंस समझिए, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मीटिंग थ्रू और एक्शन, थॉट एंड एक्शन, थॉट और एक्शन। तो सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट अ कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग को कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने थॉट और एक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल राजू गोज टू स्कूल, ये पूरा कंप्लीट हो रखा है, ये सेंटेंस है, राजू स्कूल जा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस, वो वर्ड जो सही से कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर, ठीक है, वो फ्रेजेस कहलाए जाते हैं। जो वर्ड है ग्रुप ऑफ वर्ड का, वर्डों का ग्रुप है, अगर कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा तो उसे फ्रेजेस बोला जाएगा। जैसे कि राजू गोस, 2 वर्ड आ गए यहाँ पे, ग्रुप बन रहा है शब्दों का, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं बता रहे। ठीक है। अ सेंटेंस ऑलवेज बीइंग कैपिटल लेटर, कोई भी सेंटेंस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेशन मार्क। ओके। फुल स्टॉप से एंड होगा, क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सप्लेनेशन मार्क, ये एक्सप्लेनेशन मार्क होता है। ठीक है ना, इससे एंड होगा। नीचे एग्जांपल दे रखे हैं, इसे आप देखिए ध्यान से। अब यूजिंग कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर कहाँ होता है,
इसको आपको ध्यान में रखना है। मिनट्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप वहाँ पे देखेंगे। 11th का भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें भी मैंने मिनट्स के बारे में बता रखा है। मिनट्स को फॉलो करने की आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ होने चाहिए। एम से होता मंथ, हर मंथ का पहला अक्षर कैपिटल में होगा। आई से होता आई, कहीं पर भी आप आई लिख रहे हो, ठीक है ना, अपने बारे में करवा रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पे आई हमेशा कैपिटल। किसी भी पर्सन का नेम, उसका पहला लेटर कैपिटल। टाइटल जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, टीचर्स का टी आर हो गया तो फिर टी कैपिटल में आएगा, ठीक है, या फिर मिस्टर हो गया, ये टाइटल कहलाए जाते हैं, उनका पहला लेटर कैपिटल आता है। एंड देन लास्ट है हमारा स्टार्टिंग सेंटेंसेस, जो भी हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो कैपिटल में होगा। ओके, या ऐसे मुझे बहुत आसान है। मिनट्स, मिनट्स को याद रखना। एम से मंथ, आई से कैपिटलाइज द लेटर ऑफ आई, एन से नेम्स, टी से टाइटल, एंड एस से स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। फिर आता है पंचुएशन। पंचुएशन क्या होता है? पंचुएशन हमारे जो 15 बेसिक पंचुएशन मार्क साइन होते हैं जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं, उनको देखना है आपको। जैसे कि फुल स्टॉप, ये पंचुएशन मार्क है। ये कब लगता है? जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो कॉमा, ये दो सेंटेंस को, ये बीच में पॉज लगाने के काम आता है। देन क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है। एक्सप्लेनेशन मार्क, ये वो इंडिकेट करता है जहाँ पे आप अपनी फीलिंग शो करना चाह रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपके पास एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ होता है, इस तरह का साइन होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, ऊपर की साइड में लगता है, ठीक है। ये कब होता है यूज़ इसका? वी यूज़ एपोस्ट्रॉफ फॉलोड बाय एन एस। एस को फॉलो करना अपने किसी भी वर्ड के साथ में, तब ये इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि दैट इज़ दिव्याज डेस्क, किसी के बारे में हम बता रहे हैं ये किसका सामान है या किसकी वस्तु, किसी थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी और के साथ कंपेयर करना, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी के लिए आइडेंटिफाई करके बताना कि ये किसका सामान है या किसके लिए वो है, ओके, तब हम अपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहता है? डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड वी यूज़ इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, या आप लोग जानते ही हो, ओके। यहाँ पे दे रखा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है। 12th के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होना चाहिए। नाउन क्या होते हैं? वो नाउन वो वर्ड होते हैं जो पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, ये क्या होता है? नाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो वर्ड नाउन की जगह पे प्लेस होते हैं, जैसे शी हो गया, ही हो गया, आई हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ओके। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड, जो दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर, तो वो लॉन्ग क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव। वर्ब क्या हो गया? वर्ब इज वर्ड टू शो द एक्शन, जो एक्शन बता रहा है। रीमा रोट अ लेटर, तो रोट यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब, ओके। देन एडवर्ब, एडवर्ब वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को ऐड कर देता है, ठीक है, उसमें मीनिंग ऐड कर देता है। जैसे रीमा क्विकली रोट अ लेटर, पहले रोट था ओनली, रीमा रोट अ लेटर, अब क्विकली लिख रही है, तो एक और मीनिंग ऐड कर दिया इसमें, क्विकली, ओके। इतना है समझ में आपको? चलिए अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच भी होते हैं, वो क्या होते हैं? अलॉन्ग विद द मेन पार्ट ऑफ स्पीच देर आर सम मोर वर्ड्स वी नीड टू कनेक्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी कुछ और वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम वर्ड को कनेक्ट कर सकें फ्रेजेस को क्लॉजेस और सेंटेंस के बीच में, ठीक है। फ्रेजेस यूज़ करने के लिए, क्लॉजेस और सेंटेंस को यूज़ करने के लिए हमें दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन से होते हैं? जो सब जिन्हें हम सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल, आर्टिकल का यूज़ होता है ए एन द, ठीक है, ए एन द ये होता है। तो ए एन द का ये आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल आर जनरली यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले होते हैं। एन का यूज़ बिफोर वॉवल्स के पहले लगता है, ए ई आई यू के पहले लगता है। और ए ई यूज बिफोर नाउन, नाउन के
पहले लगता है एक्सेप्ट दो, जो वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे उनको छोड़ के बाकियों के साथ लगता है। और द का यूज रेफर टू द स्पेसिफिक पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ लगता है। ओके, समझ में आया। देन आपका आता है कंजक्शन। ये आप जानते हो, कंजक्शन जानते हो, प्रेपोजिशन जानते हो। कंजक्शन वर्ड्स होता है दो, जो दो नाउन फ्रेज और सेंटेंस को कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। जैसे शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट, जैसे शीला और मैं मार्केट जा रहे हैं। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है? कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर टू शो द रिलेशन बिटवीन दैम, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है। जैसे कि द कैट इज ऑन द रूफ, ठीक है, कैट कहाँ है? रूफ पर, तो ऑन से कनेक्ट हो रहा है। द शॉप इज एट एंड ऑफ द रोड, शॉप रोड की अंत में है। ओके, इंटरजेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन इसको एक्सप्रेस करने के काम आता है। इसमें एक्सप्लेनेशन मार्क लगता है। यहाँ पे देखिए आप इन वर्ड को और समझिए। ओके, देन अगला हमारा अब टॉपिक आता है, ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा सेशन 3 राइटिंग सेंटेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच टुगेदर एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया एंड दैट हैज़ मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक्सप्रेस करता है कंप्लीट आइडिया और जिसका मीनिंग निकल कर आए, वो सेंटेंस कहलाया जाता है। सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग टुगेदर ग्रुप ऑफ वर्ड इन सीक्वेंस। सेंटेंस कैसे बनता है? जब उसमें वर्ड होते सीक्वेंस में होते, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, वो तब सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन जरूर आएगी, प्लीज़ इसको ज़रूर याद करें। ओके, अ सेंटेंस इज टिपिकली कंटेन अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट होता है। ओके, कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट होती है, क्वेश्चन मार्क्स होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क होता है और कमांड होती है। ठीक है, राइटिंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय पुटिंग सेंटेंसेस इन सीक्वेंस। राइटिंग तब बोला जाता है जब जो सेंटेंसेस होता है उसमें वर्ड जो होते हैं सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, ताकि उसे हम सही से समझ सकें। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस इज़ वन दैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, वन प्रिडिक्ट होगा, या फिर कुछ भी वन फाइनाइट वर्ब होगा। या तो वन प्रिडिक्ट होगा या वन फाइनाइट वर्ब होगा। सब्जेक्ट तो होगा, उसके साथ में प्रिडिक्ट भी हो सकता है और फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है। देन आता है आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इज़ वन विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेज, जिसमें एक या उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं, जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें कंजक्शन के थ्रू ज्वाइन किए जाते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोले जाते हैं। ओके, देन यहाँ पे देखिए, एज यू हैव स्टडीड इंग्लिश क्लासेस, आपने इंग्लिश की क्लासेस में पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंसेज हैव सब्जेक्ट। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। सम आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, और किसी में ऑब्जेक्ट भी होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन है छोटी छोटी, तो इसको याद रखें। वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, दैट रिसीव एक्शन, जो एक्शन रिसीव कर रही है। अब निशा सेल्स अ लैपटॉप। ठीक है, अब इसको डिफरेंट पार्ट इसमें बताए गए हैं, उसमें देखिए ज़रा समझिए। तो यहाँ पे निशा सेल्स लैपटॉप, तो निशा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सेल्स वर्ब हो गया, और लैपटॉप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से आपको समझना है। यहाँ पे एग्जांपल है, इसको जरूर आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए और इसको लाउडली पढ़े। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, कौन कौन से होते हैं सेंटेंस के अंदर? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आंसर होता है वो पूरा कंप्लीट होता है, डायरेक्टली एक्टेड होता है। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? आंसर द क्वेश्चन विच इज सच एज टू होम, फॉर होम, जिसमें थोड़ा सा घुमाऊ वाला आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो डायरेक्टली, जो डायरेक्टली एक्टेड होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इनडायरेक्टली एक्टेड होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए कुछ सेंटेंस है।
इसको ध्यान से देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रखा है। रीमा बॉट स्टेशनरी, इसमें क्या है, बॉट हमारा वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के साथ स्टेशनरी, वर्ब के साथ क्या है, उसके साथ क्या चीज़ लगा हुआ है, स्टेशनरी, ठीक है। वर्ब हमारा बॉट हो गया, बॉट के साथ स्टेशनरी लगा, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, समझ में आ रहा है। अब फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस, फातिमा और सोनिया टेनिस को खेल रहे हैं। तो यहाँ पे फातिमा और सोनिया, तो यह हमारा वो हो गया सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे फातिमा एंड सोनिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वो प्ले यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टेनिस। ओके, अब यहाँ पे ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। ही ऑफर्ड अ कॉफ़ी टू मी, ऑफर्ड क्या है, वर्ब, कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, टू होम, ठीक है ना। अगर वाट आ रहा है तो वाट में तो वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन टू होम आ रहा है या बाय होम आ रहा है, किसके द्वारा, किसके ज़रिए, तो उसमें वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। ओके, अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। पहली कैटेगरी है यहाँ पे देखिए, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। आपको पता ही है एक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर जो एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, वो एक्टिव होता है, और जो रिसीव कर रहा है वो पैसिव होता है। ओके, समझ में आया। जो सब्जेक्ट एक्शन क्या कर रहा है एक्शन कर रहा है, जिसका एक्शन हो रहा है, जिस सब्जेक्ट का, वो एक्टिव वॉइस हो गया, और जो रिसीव कर रहा है एक्शन, वो पैसिव वॉइस हो गया। देन यहाँ पे एक ये टेबल दे रखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लाउडली पढ़ें। टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैटेगरी 2, इसमें क्या आता है, देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सप्लेनेटरी एंड इम्परेटिव। तो ये 4 टाइप के होते हैं। ओके, तो डिक्लेरेटिव जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो डिक्लेयर होती है, इसमें फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक है, वो डिक्लेरेटिव होती है। क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इमोशन और एक्सप्लेनेटरी जिसमें एक्सप्लेनेशन मार्क होगा। और जो ऑर्डर्ड है या फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, इसके अंदर फुल स्टॉप भी हो सकता है या फिर एक्सप्लेनेशन मार्क भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर कैसे होगा हमें समझना होगा। जैसे गो टू ऑफिस टुडे, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, फुल स्टॉप है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंस है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस कैटेगरी 2 के अंदर 4 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव एक है। क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाला। इमोशन जिसमें फीलिंग नज़र आ रही है, एक्सप्लेनेशन मार्क लग रहा है, ओके। और जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है उसमें फुल स्टॉप भी आ सकता है, एक्सप्लेनेशन मार्क भी आ सकता है, तो वो ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ें उसको और करें। पैराग्राफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, वो एक पैराग्राफ बनाते हैं। जब भी आप वही पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना, कॉमन आइडिया पे आपको होना चाहिए वो पैराग्राफ, ठीक है। और व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट डिफरेंट आइडिया, अगर डिफरेंट आइडिया के बारे में लिखना चाहते हैं तो मेक अ न्यू पैराग्राफ। जैसे आपका एक पैराग्राफ एक आइडिया से आपने स्टार्ट करे किसी भी टॉपिक पे, सपोज आपने करा कल्चर ऑफ इंडिया, आप इस पे लिखने जा रहे हैं। अब आपका एक टॉपिक, जो एक पार्ट आपने हिस्ट्री समझा रहे, हिस्ट्री समझ में आ गई, हिस्ट्री आपने समझा दी एक पैराग्राफ। देन अब आप करंट की सिचुएशन बताना चाहते हो तो आप न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे, ओके। तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ। जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो पैराग्राफ बनाते हैं, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपका यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपकी क्लास 12th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट है, वो फिनिश हो चुका है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट वे में लेके चला है, क्योंकि आपका मैं चाहता था एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। तो अगर कुछ आपको वीडियो में
कहीं कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप इसको दोबारा से रिपीट मोड में देखें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको समझा सकूँ, दोबारा से आपका आंसर दे सकूँ। तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट्स के पास भी भेजें ताकि वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वेब एप्लीकेशन, आईटी और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड उनके पास ट्यूटोरियल पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।